नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भारत का ऊर्जा क्षेत्र पूरी दुनिया को करेगा रोशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के प्रमुखों से संवाद। कहा, घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाना प्राथमिकता। वन नेशन वन गैस ग्रिड से बनाएंगे गैस आधारित अर्थव्यवस्था। भारत अमेरिका के बीच कल होने वाली 2+2 वार्ता से पहले आज नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात। हिंद प्रशांत क्षेत्र, चीन, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया की स्थिति पर होनी है चर्चा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की एक और उपलब्धि। कोरोना मरीजों का रिकवरी दर 90% के पार। कोरोना मृत्यु दर 22 मार्च के बाद सबसे कम। सक्रिय मामलों में भी आई गिरावट। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 16 जिलों की 71 सीटों पर बुधवार को डाले जाएंगे वोट। 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे चरण के लिए होगा मतदान। और लद्दाख स्वायत्त प्रवर्तीय विकास परिषद लेह के चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत। 26 में से 15 सीटों पर किया कब्जा। कांग्रेस को 9 और निर्दलियों को 2 सीटों पर मिली जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया के दिग्गज तेल और गैस कंपनियों के सीईओ के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का ऊर्जा का क्षेत्र में भविष्य बहुत ही शानदार है और सुरक्षित रहने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। भारत वैश्विक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। आने वाले कुछ सालों में भारत में ऊर्जा खपत 2 गुनी हो जाएगी। भारत का ऊर्जा क्षेत्र विकास केंद्रित, उद्योग के अनुकूल और पर्यावरण के प्रति जागरूक है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ऊर्जा तक पहुंच सस्ती और भरोसेमंद होनी चाहिए। Our energy sector will be growth centric, industry friendly and environment conscious. That is why India is among the most active nations in furthering renewable source of energy. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास कर रहा है। घरेलू गैस का उत्पादन बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। भारत वन नेशन वन गैस ग्रिड को हासिल करने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 सालों में ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। India's reform journey has been on the high speed for the last 6 years. The energy sector has seen many path-breaking reforms. Reforms in exploration and licensing policy were put in place in February 2019. The focus has shifted from revenue to production maximization. There is also focus on greater transparency and streamlined procedures. We plan to grow our refining capacities from about 250 to 400 million metric tons per annum by 2025. Increasing domestic gas production has been a key government priority.
we plan to achieve one nation, one gas grid and shift towards gas-based economy. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान दुनिया भर के निवेशकों को क्लीन एनर्जी में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि क्लीन एनर्जी में निवेश के लिए दुनिया में भारत सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। भारत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत को आगे बढ़ाने में सबसे सक्रिय देशों में से एक है। 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के लक्ष्य को 450 गीगावाट तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही दूसरे औद्योगिक देशों की तुलना में भारत में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन होता है। India is the most attractive emerging market for clean energy investment. Friends, as I said, India will always work keeping in mind global good. We are well on track to meet the commitment we made to the global community. We had aimed to increase the renewable energy installed capacity by 175 gigawatt by 2022. We have further extended this goal to 450 gigawatt by 2030. India has one of the lowest carbon emissions than the rest of the industrialized world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे आयोजित होगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। योजना 1 जून 2020 से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभ लेने वाले ठेला पटरी दुकानदारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद करने का मौका मिलेगा। 27 अक्टूबर यानी मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री योजना के लाभार्थियों से उनके अनुभव जानेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत सड़कों और पटरियों पर सामान बेचने वाले उन गरीब लोगों के लिए की गई थी जो कोविड-19 के चलते प्रभावित हुए थे। इन लोगों ने अपनी आजीविका दोबारा से शुरू कर दी है। योजना के लिए अब तक 24 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से 12 लाख को मंजूरी दी जा चुकी है। लगभग 5,35,000 आवेदकों को कर्ज वितरण भी किया जा चुका है। इनमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश से 6 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिसमें अब तक 3,27,000 को मंजूरी मिल गई है और 1,87,000 आवेदकों को लोन दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बैठक मंगलवार को दिल्ली में होगी और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर साझा रूप से अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ वार्ता करेंगे। अपनी 2 दिनों की यात्रा पर दिल्ली आए अमेरिकी रक्षा और विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिलेंगे। भारत अमेरिका 2+2 डायलॉग से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को होने वाली 2+2 बैठक में चारों नेताओं के बीच खासतौर पर हिंद प्रशांत, चीन, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया की स्थिति पर विचार होगा। Have a comprehensive global strategic partnership, and this partnership includes political, security and defense, economic, commercial, technology, and people-to-people contacts. And we've been having regular dialogues at various levels to discuss ongoing bilateral cooperation as well as to exchange views on developments in the region and in the world. The third ministerial dialogue will similarly entail a comprehensive discussion on cross-cutting bilateral issues of mutual interest. In addition, both sides will also exchange views on regional and international issues. अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले हो रही ये बैठक दोनों देशों के लिए एक दूसरे के महत्व को दर्शाता है। इस बैठक में एक अहम बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट
बेका समझौते पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधी सैटेलाइट सूचनाओं को साझा करने को लेकर है। A key deliverable which is expected is the signing of the last of the foundational agreements, the BECA, and this is cooperation in geospatial intelligence matters. And by signing this agreement, India would gain access to high-end US intelligence data. This is important for India because we do not have such high level of expertise in the technology domain, and especially in the Indo-Pacific, it assumes significance, and also in view of our border standoff with China across the LAC. 2+2 भारत और अमेरिका के बीच खास संबंधों को दर्शाता है। कोविड-19 जैसी महामारी के बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों का साथ आना काफी मायने रखता है। कोविड-19 के बाद आर्थिक उत्थान और हिंद महासागर में शक्ति संतुलन के नजरिए से इस बैठक को काफी अहमियत दी जा रही है। दोनों देश अंतरिक्ष ऊर्जा के अलावा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता एक गहरी समझदारी के आधार पर विकसित हुई है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस देश में किसकी सरकार है। 2+2 वार्ता दरअसल भारत और अमेरिका दोनों के रणनीतिक हितों को साधने का एक माध्यम बनेगा और इसके अलावा दुनिया के शक्ति संतुलन को भी और ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने में सहायक होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के बीच आज हुई मुलाकात में रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर खासतौर पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग, सुरक्षित संचार प्रणाली और सूचनाओं के आदान प्रदान पर चर्चा की। इस दौरान रक्षा कारोबार से संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया गया। दोनों ही नेताओं ने भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच हो रहे सहयोग पर भी संतोष व्यक्त किया। उन्होंने सेवाओं के स्तर पर भी सहयोग करने पर विचार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में रक्षा उद्योग में निवेश की नीतियों को आसान किया गया है, जिसका अमेरिकी कंपनियों को फायदा उठाना चाहिए। भारतीय सेना के कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू हो गया। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस अर्धवार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कर रहे हैं। सम्मेलन का मकसद विचार विमर्श के जरिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेना है। 4 दिन चलने वाले विभिन्न सत्रों में सभी सैन्य कमांडर, सेना मुख्यालयों के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 29 अक्टूबर को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री के संबोधन से पहले सम्मेलन को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मवीर सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया संबोधित करेंगे। बैठक में पूर्वी लद्दाख और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति समेत देश की प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा होगी। संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए समारोह और गैर सैन्य गतिविधियों के आयोजन में कमी जैसे विभिन्न सुधार उपायों पर भी विचार विमर्श होगा। इसके अलावा विभिन्न बुनियादी विकास परियोजनाओं पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का वक्तव्य भी सम्मेलन के एजेंडे में शामिल है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत हर रोज नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी दर 90% को पार कर गया है। वहीं कोरोना मृत्यु दर 22 मार्च के बाद सबसे कम दर्ज हुई है और इसी बीच सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख लगातार बरकरार है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत हर रोज नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। जांच, निगरानी और उपचार की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मृत्यु दर घटी है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90% से ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 59,000 से ज्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 71,37,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं देश में कोरोना मृत्यु दर 22 मार्च के बाद से सबसे कम दर्ज की गई है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.5% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 480 लोगों की मौत हुई। इसके साथ अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,19,014 हो गई है। देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना से मृत्यु दर 1% से भी कम है। इस बीच हर दिन बड़ी तादाद में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों के साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी लगातार घट रही है। सक्रिय मामलों की संख्या 7 लाख से नीचे बनी हुई है। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,53,717 है, जो कुल मामलों का 8.26% है। ये आंकड़ा 13 अगस्त के बाद सबसे कम है, जब कोरोना के सक्रिय मामले 6,53,622 थे। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 45,149 नए मामले सामने आने के साथ ही देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 79,09,960 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 9,39,309 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश भर में अब तक कुल 10,34,62,778 नमूनों का परीक्षण हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। Watch the big picture with me, Frank Rausen Pereira, at 9:30 p.m. और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर की 71 सीटों के लिए प्रचार आज शाम थम गया। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उम्मीदवार अब घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रही हैं। पहले चरण के लिए प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेताओं ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं दूसरे और तीसरे चरण के लिए भी प्रचार तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर और वैशाली में कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में अपराध को नियंत्रित करने का काम किया और कानून का राज कायम किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम किया और ये आगे भी जारी रहेगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज औरंगाबाद और पूर्णिया में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा की। बीजेपी अध्यक्ष ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार में बिहार में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, इसलिए प्रजातंत्र में आपको अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज धुआंधार प्रचार किया और कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को जोरदार तरीके से जनता के सामने रखा। साथ ही राज्य और केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने टिकारी, इमामगंज और भभुआ में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने ऐलान किया कि उनके गठबंधन की सरकार बनने पर राज्य में 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। इस चरण में बहुत से क्षेत्र नक्सल पीड़ित और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। बिहार चुनाव पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि कोरोना के दौरान किसी विधानसभा के लिए ये पहला मतदान होगा। पहले दौर में 1066 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। पहले चरण में जिन 71 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें पटना की 5, भागलपुर की 2 सीटों के अलावा बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई की सीटें शामिल हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा और राम नारायण मंडल समेत राज्य के 8 कैबिनेट मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य इसी चरण में तय होगा। जिन दूसरे मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनमें शैलेश कुमार, जय कुमार सिंह, संतोष कुमार निराला, विजय कुमार सिन्हा और बृजकिशोर बिंद हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला इमामगंज सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी के बीच होना है। वहीं जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह पर भी लोगों की नजरें हैं। पहले चरण में बीजेपी 29, जनता दल यूनाइटेड 35, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 और विकासशील इंसान पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के 42, कांग्रेस के 21 और सीपीआई एमएल के 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने 41, आरएलएसपी ने 40, बहुजन समाज पार्टी ने 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान को देखते हुए नक्सल पीड़ित इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद लेह के चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। आज लेह जिले की सभी 26 सीटों के नतीजों का ऐलान हो गया। इनमें से 15 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस को 9 सीटों पर और निर्दलीयों को 2 सीटों पर जीत मिली। लेह परिषद की 26 सीटों के लिए 294 मतदान केंद्रों पर 22 अक्टूबर को 65.07% वोटिंग हुई। बीजेपी के नेतृत्व वाली मौजूदा लद्दाख स्वायत्त प्रवर्ती परिषद का 5वां कार्यकाल 30 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। 30 सदस्यों की परिषद में 26 सीटों के लिए चुनाव होते हैं, जबकि 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पिछले साल इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद ये पहली लोकतांत्रिक कवायद है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक अखबार में लिखे आर्टिकल का जवाब दिया है। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया। जेपी नड्डा ने यह कहा है कि गरीबी में जन्मे और बाद में प्रधानमंत्री बने शख्स के प्रति एक परिवार की गहरी निजी नफरत ऐतिहासिक है। वहीं भारत के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री पर उमड़ा प्यार भी उतना ही ऐतिहासिक है। कांग्रेस के झूठ और नफरत जितना बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर कांग्रेस कभी भी दूसरों पर दबाव नहीं बना सकती। कांग्रेस की आवाज दबाने का दशकों से इतिहास रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वतंत्र मीडिया सदैव ही कांग्रेस को चुभता रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया कि सोनिया गांधी का लेख पाखंड है। उन्होंने लिखा कि जनता ने राहुल गांधी को नकार कर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना। इसका दर्द इस लेख में दिखता है। प्रकाश जावड़ेकर ने यूपीए सरकार के दौरान रामलीला मैदान में सोए प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग का जिक्र करते हुए शाहीन बाग आंदोलन का समर्थन करने के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की। तमिलनाडु में राज्य संचालित मेडिकल कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 50% सीटें लागू करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की 3 सदस्यीय पीठ ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान 50% कोटा लागू करने के लिए अंतरिम आग्रह के आवेदन को खारिज कर दिया। महान समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और अपनी कलम की ताकत से अंग्रेजी शासन की नींव हिला देने वाले पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की आज जयंती है। साल 1890 को आज ही के दिन उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी का मन पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों में रमता था, इसलिए वो अपने जीवन के आरंभ में ही स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। साल 1913 में उन्होंने पत्रिका प्रताप का संपादन शुरू किया। लेखनी प्रतिभा के धनी विद्यार्थी ने अपनी क्रांतिकारी लेखन और धारदार पत्रकारिता से तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता को बेनकाब किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने हमेशा ही कलम और वाणी से महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों और क्रांतिकारियों को समान रूप से समर्थन दिया। मार्च 1931 में कानपुर में दंगों के दौरान हजारों लोग मारे गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने दंगाइयों के बीच जाकर लोगों को बचाया। 25 मार्च 1931 को विद्यार्थी एक ऐसी ही हिंसक भीड़ में फंस गए जहां उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने अन्याय और शोषण के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। और इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में भी आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। हमेशा याद रखें, मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आपके मुद्दे